अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर ताहिर अलीम। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड इट्स एग्जांपल्स। तो आज का हमारा टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड इट्स यूनिट। और स्टूडेंट ये क्लास 10 का टॉपिक है। यानी ग्रेड 10 के लिए ये टीच किया जा रहा है। तो आइए पहले एक जनरल रिएक्शन कंसिडर करते हैं और फिर देखते हैं कि एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए ग्राफ कैसे ड्रा किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स जो जनरल रिएक्शन हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे वो है A प्लस B गिव्स अस C प्लस D। सपोज करते हैं कि ये सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फेज में इनके नीचे हम G लिख रहे हैं, जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वक्त इस रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट जो है वो गैसियस है। स्टूडेंट्स जैसा कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट यानी A और B और प्रोडक्ट C और D के दरमियान जो एरो है वो डबल है और हाफ हेडेड है, तो ये इस बात को शो कर रहा है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के दो हिस्से होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस जनरल रिएक्शन के लिए हम फॉरवर्ड रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, वही रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी A प्लस B का C प्लस D देना फॉरवर्ड रिएक्शन है। इसे हम लिख देते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन कंसिडर करें तो C और D का वापस A और B में कन्वर्ट होना रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन कहलाएगा। यानी C प्लस D जब कन्वर्ट हो जाते हैं बैक इनटू A एंड B, दिस इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट अब हमने देख लिया कि रिवर्सिबल रिएक्शन के दो हिस्से होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। तो अब हम देखते हैं कि इसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो वो कैसे बनता है।
तो स्टूडेंट इस रिएक्शन में ग्राफ बनाने के लिए हम एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन लेंगे। इस तरफ जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी ये जो है ये रेट ऑफ रिएक्शन है। और इस तरफ जो है वो टाइम इंक्रीज हो रहा है। स्टूडेंट अगर जनरल रिएक्शन को हम यहाँ पे लिख लें और उसको अपने जहन में रखते हुए ये ग्राफ की ड्राइंग को देखेंगे तो हमें आसानी होगी। A plus B gives us C plus D। स्टूडेंट्स जैसा कि रिएक्शन को देख के हमें पता चलता है कि शुरू में जब हमने रिएक्टेंट ए और बी आपस में मिलाए तो उस वक्त हमारे पास प्रोडक्ट ज़ीरो थे और ए और बी ने सी और डी में कन्वर्ट होना शुरू किया था। तो ए और बी का सी और डी में कन्वर्ट होना, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, अभी वजाहत कर चुके हैं कि ए और बी का सी और डी में कन्वर्ट होना फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा। तो शुरू में सी और डी बन रहे थे तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम स्पीड पे हो रहा था, इसका रेट जो है वो मैक्सिमम था। और जब सी और डी कुछ बन जाते हैं तो फिर ये वापस कन्वर्ट होना शुरू करते हैं वापस ए और बी में। तो सी और डी का ए और बी में कन्वर्ट होना रिवर्स रिएक्शन था। तो टाइम जब गुजरता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो शुरू में मैक्सिमम था, उसका रेट ज़्यादा था, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है और साथ ही रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ने लगता है। यानी हम कह सकते हैं जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और इसका रेट आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। और जो रिवर्स रिएक्शन है वो शुरू में ज़ीरो से स्टार्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता उसका रेट ज़्यादा होने लगता है और फिर एक टाइम आता है जिसमें ये लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट बन जाती है और तब जो है वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है दोनों का बराबर हो जाता है। और इसी स्टेज को जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाते हैं उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता रेट बढ़ने लगता है और फिर एक टाइम पे आके जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाते हैं और इस स्टेज को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये दोनों मिलके एक ही स्ट्रेट लाइन बना देते हैं और ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रिवर्स रिएक्शन है। स्टूडेंट जब डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो तब जो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट रेशो है वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। यानी जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो तब उस वक्त जो अमाउंट प्रोडक्ट की थी और रिएक्टेंट की थी उसके बाद वो चेंज नहीं होती। यानी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की जो रेशो है ये कांस्टेंट रहती है।
ये तब्दील नहीं होती। और स्टूडेंट कब तक ये डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश रहेगा? ये डायनामिक इक्विलिब्रियम जब तक रिएक्शन की कंडीशंस को चेंज नहीं किया जाएगा, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश रहेगा। हाँ, जब रिएक्शन की कंडीशन यानी टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह को चेंज किया जाएगा तो फिर ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है ये भी डिस्टर्ब होगा। स्टूडेंट्स, अब हम ये तो जनरल रिएक्शन हमने देखा था। अब हम एक दो केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं जो रिवर्सिबल हैं और उनमें डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। पहली एग्जांपल जो हम देखते हैं वो है N2 plus H2 gives us NH3 अमोनिया। अगर इक्वेशन को हम बैलेंस कर लें तो चूंकि इस साइड इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यानी इस साइड पे नाइट्रोजन के 2 एटम और उस साइड पे रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन के 2 एटम और प्रोडक्ट साइड पे नाइट्रोजन का 1 एटम, रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के 2 एटम और प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन के 3 एटम है, तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। एज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसी भी एलिमेंट के जितने एटम रिएक्टेंट साइड पे हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड पे भी होने चाहिए। तो इसके लिए हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अगर हम हाइड्रोजन के साथ 3 लिख देते हैं तो यहाँ पे 6 एटम हाइड्रोजन के हो जाएंगे, और अगर हम अमोनिया के शुरू में नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे 2 लिख दें तो यहाँ पे 6 एटम हाइड्रोजन के भी हो जाएंगे और 2 नाइट्रोजन के, जबकि रिएक्टेंट साइड पे भी ऑलरेडी 2 नाइट्रोजन के हैं, और जब हमने 3 लिखा तो हाइड्रोजन की भी साइड पे 6 हो जाते हैं। दूसरा एक और रिएक्शन अगर हम कंसिडर करें तो वो HGO का है। तो अगर इस इक्वेशन को भी हम बैलेंस करना चाहेंगे तो हम HGO के साथ 2 लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑलरेडी प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें HGO के साथ भी 2 लिखना पड़ेगा ताकि यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 एटम हो जाएं, और फिर हम प्रोडक्ट साइड पे Hg यानी मरकरी के साथ भी 2 लिख लेंगे। इस तरह से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमने 2 रिएक्शन देखे जो रिवर्सिबल है, उनमें डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, और डायनामिक इक्विलिब्रियम जब इनमें इस्टेब्लिश होगा तो इनमें भी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर होगा, और जब डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगी तब तक जब तक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट्स में पूछिएगा, और अगर आपको लगे कि केमिस्ट्री की आपको समझ आ रही है, ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।